चलिए एक रेगुलर सी स्केचिंग करते हैं आपके लिए। और लखनऊ में जाड़ों का मौसम चल रहा है और कभी कभी मैं इधर उधर किसी मार्केट के काम से जाता हूँ तो थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर लेता हूँ। कभी कभी मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो मैं आपके लिए एक छोटा सा, मेरा रेगुलर प्रैक्टिस है एक्चुअली। इसमें काफ़ी लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक डेली डोज टाइप की चीज़ है ये। तो आज मैंने विचार किया है कि पेंसिल से ड्रॉ करूँगा और उसके बाद ब्रश भी करूँगा और इंक वॉश भी करूँगा। तो देखिए एक व्यक्ति हैं जो कि एक स्कूटर नहीं, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और दुकान खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये दुकान खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं उधर से गुजर रहा था। हल्की सी धूप है और अमीनाबाद की गलियां हैं और अमीनाबाद में अगर आपने अमीनाबाद का संडे का रश नहीं देखा है तो कुछ नहीं देखा है भाई। जैसे दिल्ली में खारी बावली है ना, खारी बावली है या पुरानी दिल्ली में, वैसी भीड़ लगती है लखनऊ में, अमीनाबाद में। तो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने हल्का सा एक स्वेटर पहना हुआ है, हल्की सी धूप है और मैं अभी फ़िलहाल तो पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। जैसे पोर्ट्रेट में जो मेजरमेंट होते हैं ना, वो वाला बना रहा हूँ। और मैकेनिकल पेंसिल मुझे कभी कभी, मतलब ग्राफाइट पेंसिल भी अच्छा लगता है। मैकेनिकल पेंसिल से ये होता है कि एकदम शार्प लाइंस होती हैं और इरेजर नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक मेजरमेंट होता है। ये हाथ जब मैं बना रहा हूँ तो हाथ का जो डिस्टेंस है इक्वल टू फेस का डिस्टेंस, इक्वल टू मोटरसाइकिल का अलाइनमेंट, ये सब कुछ मेजरमेंट होता है। तो ये जो मेजरमेंट वाला वीडियो है कभी बनाऊंगा। सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि आप शुद्ध तरीके से हमारे क्लासेस ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों के काम पे भी नज़र रखता हूँ और उनको डिटेल में समझाता हूँ। ड्राइंग बनाना सभी को आता है, बट ये है कि कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो वो आपको सही से बताता है कि कितना यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना है। और जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब उसके अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं आते हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत लेक्चर आपने सुने होंगे, मैं आपको फंडामेंटल थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। फंडामेंटल में आपको जब आप ड्राइंग करते हैं या स्केचिंग करते हैं तो एक मेजरमेंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। पर्सपेक्टिव क्या होता है वो पता होना चाहिए। लाइट का जो प्रभाव होता है, जिसको हम टोनल वैल्यू बोलते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। आर्ट वर्क जो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारे हम फाउंडेशन वाली जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर डालते हैं। टोनल वैल्यू है, लाइन है, शेप है, पर्सपेक्टिव है, फोरशॉर्टनिंग है, लाइन की क्वालिटी होती है अलग अलग, वही सब है फंडामेंटल। और क्या, कैसे यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को, कहाँ यूज़ करते हैं, कितने वैल्यूज़ कहाँ से दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कलर जो है वो ब्लैक एंड वाइट में कैसा दिखता है, ये कलर थ्योरी क्या होता है, यही सब चीज़ें हैं फंडामेंटल। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, और जो टीचर होता है, टीचर का योग्यता भी होती है और एक्सपीरियंस भी होता है। तो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है। हमको नहीं लगता कि इंडिया में इस तरह के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वहाँ पे एक हार्डकोर प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड विथ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस वाला कोई बंदा आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पेंसिल से ड्राइंग करता रहता हूँ और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मेजरमेंट कभी कभी गलत भी होता है, जो जानकार लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी गलतियों को सुधार लूँ। मैं खुद का क्रिटिक तो मैं ही हूँ ना। मैकेनिकल ड्राइंग्स जो होती है ना, मैकेनिकल ड्राइंग मतलब जो मशीनरी होती है, गाड़ी,
साइकिल, बाइक, कार, ये सब चीज़ें बनाने में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं स्केचिंग करने जाता हूँ। बहुत लोग हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के होते हैं कॉलेज में, और वो लोग, एक बार मैं ऐसे ही मिला, कुछ बच्चे थे जो, मैं कभी कभी स्केच वॉक करता था लखनऊ में, अभी भी करूँगा, तो स्केच वॉक में बच्चे आए तो मैंने उनसे बोला कि क्या बनाए हो, तो उसने दिखाया कि लोग बैठे हैं इधर उधर, सब सिर्फ वही ह्यूमन की स्केचिंग हो रही थी। तो मैंने कहा कि क्यों ह्यूमन ही बनाते हो, मतलब बाइक है, गाड़ी है, ठेला गाड़ी है, ये सब क्यों नहीं बनाते। तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी ने मना किया है कि आप सिर्फ मानव जाति बनाइए। तो वो मानव जाति के ऊपर वो स्केचिंग करने जाते हैं। ये गलत गाइडेंस है। आपको हर चीज़, जो भी चीज़ दिखती है, आपने जीवन में जितनी भी चीज़ें देखी हैं, आपको सब कुछ एक बार बनाना चाहिए। मैं इतने जानवर बनाता हूँ, जू जाता हूँ, एनिमल की स्टडी करता हूँ। तो आज की डेट में कभी आप मेरे से मिलें तो मेरे से बोलिएगा कि सर एक हाथी बनाइए, चूहा बनाइए, शेर बनाइए, बकरी बनाइए। मुझे कोई रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सब कुछ जो भी प्रकृति ने बनाया है, मैंने हर चीज़ बना ली एक एक बार। स्केचिंग के दौरान हर चीज़ बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है खाली ह्यूमंस। मैं इलस्ट्रेटर हूँ ना, कॉमिक इलस्ट्रेटर भी हूँ, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन भी करता हूँ, प्री प्रोडक्शन भी करता हूँ, एनिमेशन के स्टोरी बोर्ड्स करता हूँ। तो उन सब चीज़ों में कहाँ तक आदमी रेफरेंस लेता रहेगा। मैं एक ऐसे युग से आता हूँ, मतलब मैं अपनी उम्र नहीं बता रहा, एक ऐसे युग से आता हूँ जहाँ पे मैंने 100-150 कॉमिक तो तब बना दी जब गूगल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये मेरी पेंसिल की ड्राइंग हो गई, और मैंने इसमें बहुत सारा मेजरमेंट लिया है ताकि चीज़ें सब सही जगह पे रहें। अब इतना पेंसिल करने के बाद चीज़ों को जब मैं इंक करूँगा तो शायद थोड़ी सी मेरे को सुविधा होगी, और कुछ करेक्शंस रहते हैं। वो मैं असल में पेंसिल वाली जो ड्राइंग है ना, उसमें जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और बड़ा रिलैक्स होके, ये नहीं कि 5 घंटे तक बना रहा हूँ, इरेजर से मिटा रहा हूँ, ये सब नहीं करता। बेसिक चीज़ों का प्लेसमेंट मैं कर लेता हूँ। उसके बाद जब मैं इंक करूँगा तो चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करता रहता हूँ। मतलब उसको बेसिकली मैं रीविजिट बोलता हूँ कि मैं रीविजिट कर रहा हूँ। और ये तूली का मतलब ब्रश, तो ये ब्रश एंड इंक कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत इजी लगता है मेरे को, क्योंकि मैं कॉमिक इलस्ट्रेटर हूँ। तो जो लोग कॉमिक बनाते हैं, बहुत अच्छे कॉमिक आर्टिस्ट हैं दुनिया में, बहुत ही अच्छे। मतलब उनकी बड़ाई में जितना मैं बोलूँगा उतना कम ही रहेगा। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं कॉमिक इलस्ट्रेटर, उन्होंने अपने अपने एक फेवरेट रख लिए हैं। मैंने भी रख लिए हैं। कुछ मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, जिसमें एक एलेक्स रॉस हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। वो गॉश में काम करते हैं, और आज भी उनका काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उनकी एक बुक है माइथोलॉजी, अगर आपको मिले तो आप रख लीजिएगा। तो वो ट्रेडिशनल कलरिंग करते हैं, और एलेक्स रॉस मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, शुरुआत से रहे हैं। बोरिस भी मेरे को अच्छे लगते हैं, और उनके कंसेप्ट आर्ट एक्रिलिक में है, वो मुझे बहुत पसंद है। आपको बोरिस विलायो, ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट हैं, शायद अमेरिका में रहते हैं। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छा आर्ट वर्क करती हैं, एक्रिलिक में उनका काम है। और कॉमिक इलस्ट्रेटर में फ्रैंक फ्रेजेटा का काम मुझे बहुत पसंद है, और उन्होंने जो टार्जन के कुछ कॉमिक किए थे वो बहुत ही क्लोज हैं मेरे हार्ट के। नए युग के जो आर्टिस्ट हैं उनमें जिम ली और जे ली, ये मेरे को, जिम ली के काम तो भाई, जिम ली बिना तो कॉमिक का नाम ही नहीं आ सकता। जिम ली बहुत लोगों के फेवरेट हैं, कोरियन हैं वो। और डीसी कॉमिक का जो भी प्रोडक्शन है वो देखते हैं, और अभी उनका एक हश 2 करके कॉमिक भी आई है। जे ली का ब्रश का काम मुझे पसंद है, और बहुत लिमिटेड स्ट्रोक रखते हैं वो। और बैटमैन के ऊपर उन्होंने कुछ कॉमिक की थी, और मेरे कलेक्शन में था। अब देश बदलना, घर बदलना, इन सब चक्करों में पता नहीं कहाँ रखा है। और सबके ब्रश स्ट्रोक अलग हैं। मार्क सिल्वेस्ट्री मुझे बहुत पसंद थे, अब थोड़ा सा कम हो गया, बट अभी भी मार्क सिल्वेस्ट्री बहुत अच्छा लगता है उनका इंकिंग। जो कुबर्ट का काम मुझे बहुत पसंद है।
उसके बाद कितने नाम मैं गिनाऊं फिर देखिए दिमाग कहाँ से कहाँ चला गया, चीज़ें याद नहीं रहती। और तो ये जो ब्रश की कला है, ये कॉमिक इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं, एवीजीसी सेक्टर की सेवा में मैं लगा हूँ और मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि थोड़ा ट्रेडिशनल थोड़ा डिजिटल दोनों ही ज़रूरी है। कॉमिक ब्रश से बनता है, क्रोकिल निब से बनता है। जितने मांगा वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, ब्रश एंड इंक, क्रोकिल निब और ब्रश। और ये जो आपके माइक्रोन वाले पेन मैन हैं, मतलब ये तो बाद में आए ना, हम तो रोटरिंग वाले थे। तो ये जो टोनल वैल्यू होते हैं, मतलब उसको हम लोग ब्रश से कट डाउन कर देते हैं। एक और चीज़ है, मतलब जो लोग कॉमिक को जानते हैं, कॉमिक इंडस्ट्री को जानते हैं, कॉमिक इलस्ट्रेशन को जानते हैं, एक कोर शैडो होता है। कोर शैडो की एक अलग ही कहानी थी पहले भी और अभी भी है। और जैसे फ्रैंक मिलर हैं, वो कोर शैडो पे बहुत काम करते हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लैक भर देना, तो वो एक टेक्निकल चीज़ थी किसी ज़माने में, जब हम ग्रेडियंट नहीं यूज़ कर पाते थे, सिर्फ फ्लैट कलर से कॉमिक बनती थी। अब कलरिंग का इतना स्कोप हो गया है कि हम वो जो ब्लैक वाला जो चीज़ था उसको हम स्लोली कट डाउन कर रहे हैं, थोड़ा कम करते जा रहे हैं ताकि कलरिंग का स्कोप मिले। बट फ्रैंक मिलर ने जो कर दिया वो तो कर ही दिया, मतलब सिन सिटी थी मेरे पास, सब इधर उधर हो गया है। 300 भी है, वो सब एक कल्ट कॉमिक है। और भी बहुत सारे नए इलस्ट्रेटर हैं। अब हिंदुस्तान में रहने से ये दिक्कत है कि हमको जो पश्चिमी देशों की किताबें हैं वो इतना इजीली मिलती नहीं है, और मिलती भी हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। हम थोड़े अपग्रेडेड नहीं रहते हैं, अमेरिका में क्या चल रहा है हमको नहीं पता चलता। तो थोड़ा ऑनलाइन होने से ये समझ में आ गया कि हाँ, चीज़ें अब यहाँ भी उपलब्ध हो रही हैं, लोगों के संपर्क की वहाँ रहते हैं। हमने पहली बार पश्चिमी देशों के आर्टिस्टों का काम कॉमिक में, उसकी मेहरबानी शायद मनीष गुप्ता को जाती है या संजय गुप्ता को जाती है। ये लोग जो हैं, तो बुराड़ी में राज कॉमिक का एक ऑफिस था, वहाँ पे एक गुफा थी गुफा। तो संजय जी का जो ऑफिस था, संजय गुप्ता जो राज कॉमिक के ओनर हैं, उनकी एक गुफा थी। गुफा वाज एक्चुअली अ लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में कम से कम 5-10 हज़ार डीसी कॉमिक, मार्वल कॉमिक, जितने भी उस समय जब ये सब अलग हो गए थे, और अलग अलग कॉमिक जिसमें स्पॉन था, डार्क हॉर्स था, इस तरह की जो कॉमिक, इमेज कॉमिक थी, ये लोग जो भी किताबें थी जो विदेश में बना करती थी, वो सारी चीज़ें संजय जी के पास एक कलेक्शन हुआ करता था। और हम जब भी ऑफिस जाया करते थे तो उनके साथ उनकी गुफा में घुस जाते थे और अपने मतलब की कुछ किताबें उसमें से निकाल लेते थे। तो उससे हम लोगों को काफ़ी ज्ञान मिला कि इंकिंग कैसे करते हैं, कंपोजिशन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो विदेशी किताबों में जो दिख रही थी, वो चीज़ें हम लोग को दिखना शुरू की। गूगल नहीं था तो फिजिकल बुक्स होती थी। दिल्ली में और भी कई जगहों से हम लोग कॉमिक उठा के लाया करते थे। एक दरियागंज की पटरी पे 2-2 रुपए में डीसी मार्बल की पुरानी किताबें मिला करती थी। और वो मतलब जितने भी हम लोग कॉमिक इलस्ट्रेटर थे, हमारे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी। और जब whenever we get time we flip those books to understand how they are doing the tonal values, how much darker value we can do। तो जब बहुत ब्लैक लगा देते हैं ना, तो उसको मर्ज करना पड़ता है। तो उसके अलग अलग हैचिंग के टेक्निक हैं जो कि ब्रश से होते हैं, कुछ हैचिंग क्रोकिल से अच्छी होती है। बड़े वाले जो होते हैं स्ट्रोक्स, वो ब्रश से ले लेते हैं, छोटे वाले क्रोकिल से। यही तो है, जब मैं शुरुआत में फंडामेंटल जो बोल रहा था ना, वो यही है कि कहाँ से किस ब्लैक को मर्ज करना है लाइट के साथ।
तो थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि ये सब चीज़ें, ये जो मैं सीरीज़ में मान के चल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ बिगिनर सीरीज़। तो ये बिगिनर, अगर कोई आदमी इतनी जटिलता को बिगिनिंग मानेगा तब वो बहुत आगे बढ़ेगा। ये सब बिगिनर सीरीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो विदेशों में पढ़ा रहा था बच्चों को, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो इस लेवल पे काम कर रहे थे भाई, कर रहे थे, शायद इससे भी बेहतर ही कर रहे थे, हम तो ऐसे ही चला रहे हैं। तो आपको प्रेरित करने के लिए जो लोग हैं इस फील्ड में ऑलरेडी हैं या आ रहे हैं या मन बना रहे हैं आने के लिए, आप लोग इस लेवल से स्टार्ट करिए। इसमें है क्या, मतलब ब्रश है और पेंसिल है और अच्छा सा एक पेपर है और ड्राइंग करना है। और ये सब सब्जेक्ट आपको, आप खुद ही घर से कैमरा लीजिए, बाहर निकलिए, आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ। हर गली गली, हर चौराहे, हर जगह मिल जाता है। अभी मैं गया था पुणे, तो पुणे में एक ईरानी कैफ़े में मैंने मतलब ईरानी कैफ़े में क्या खाओगे, कीमा पाव, वड़ा पाव तो नहीं खाया मैंने, बन ऑमलेट टाइप की कोई चीज़ थी, बन मस्का थी, और उनकी चाय जो स्पेशल होती है, और एक अद्भुत सी चीज़ खाई मैंने वहाँ पे, उसको बोलते हैं कोकोनट केक। जैसे नारियल का लड्डू होता है ना, वैसे कोकोनट केक था। ये अद्भुत सी चीज़ थी। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पे बना रहा था, मतलब खा रहा था, तो एक फैमिली थी जो कि एकदम प्योर महाराष्ट्रियन फैमिली थी, लेकिन कहीं गांव से वो लोग आए थे। और वो जो गांधी जी वाली जो टोपी होती है वो उस व्यक्ति ने पहन रखा था, और उसकी श्रीमती जी थी जो एकदम महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी थी, और उनके नाक में जो नथ होती है वो एकदम मराठी। बड़ा ही खूबसूरत सा दृश्य था। और हल्की सी धूप थी। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने एक फ़ोटो खींची उनकी। मैं इसको बनाता हूँ आपके लिए, कभी बना के आपको दिखाऊंगा। तो मेरे कलेक्शन में इस तरह की चीज़ें, मतलब आँख खुली रहती है। और ये एक नया टेक्नोलॉजी है ना। पहले जब हम स्केचिंग करते थे, सब्जेक्ट दिखता भी था, लेकिन उस समय हमारे पास सुविधा नहीं होती थी कि मैं कुछ बनाऊं। टेक्नोलॉजी आ गया है, फ़ोन आ गया है, तो ये स्टडी मटेरियल हो गया हमारा। करता हूँ मैं, लाइव स्केचेस भी करता हूँ, लेकिन वही है ना, प्लेन एयर में, और उसमें उतना डिटेल नहीं आता है। हमको डिटेल भी सीखना है। और बहुत लोग होते हैं वो खाली स्केचिंग कर रहे हैं। वो पिछले 4 साल से स्केचिंग कर रहे हैं, और जो पहला ईयर का काम है, पहले दिन का काम है, और 500 दिन बाद भी वही बना रहे हैं, वैसा ही बना रहे हैं। तो इससे बेहतर तो छोड़ ही दीजिए ना। हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, और प्रैक्टिस में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज़ घिसे जा रहे हैं रोज। तो प्रैक्टिस उसको नहीं बोलते हैं। प्रैक्टिस के साथ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी इंकिंग चल रही है। जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से ऑर्गेनिक हैं, तो उसके फोल्ड थोड़े से अलग हैं। मैं कहीं कहीं पे ये जैसे ये कंटूर लाइन में डाल रहा हूँ कि पता चले। हाँ, और विजुअल टेक्सचर होता है, मतलब मेटल का एक विजुअल टेक्सचर होता है। तो ये एक तरह की लाइन है। और ये ब्रश का जो थिक एंड थिन का जो कमांड है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा ब्रश मिल जाए तो एक बड़ा अच्छा सा एक कनेक्शन बन जाता है आपका। टूल्स, जितने भी टूल्स होते हैं ना मैं नॉर्मली क्या करता था कि जैसे कॉलेज में पढ़ाई करते थे ना, तो बहुत सारे हमारे यार मित्र थे जो कि अपना आर्ट मटेरियल नहीं लाते थे। दिलीप जरा ब्रश दे देना, बस वहाँ के बाद वो ब्रश खराब हो गया समझ लीजिए। अपना पेन दे देना, अपना क्रोकिल दे देना। अब जैसे ही दोगे ना, उसके बाद वो टूटा फूटा मिलेगा। टूटा फूटा नहीं, मतलब जैसे ये ब्रश है ना, वो 2 मुँहा मिलेगा आपको। तो इस वजह से जो टूल्स होते हैं, कोशिश करिए किसी से शेयर मत करिए। जो आपका फेवरेट है तो वो बिल्कुल ही मत करिए। आर्टिस्ट बिरादरी इस इस गलत भावना को अच्छी तरह से आर्टिस्ट बिरादरी जानती है कि उनका जो आर्ट मटेरियल है उसको अगर आपने किसी को दिया तो वो खराब ही हो गया समझो। वैसे बाइक वाइक भी है ना, जो आप चलाते हो ना, वो आप ही चलाते हो।
तो ये है ब्रश का मज़ा, ये मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ, करता हूँ। और ये प्रेरणा मुझे जो है उल्टा है, मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपके काम से ना प्रेरणा मिल रही है तब मैं कर रहा हूँ, जबकि ये उल्टा है। उनके काम से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं उनके काबिल रहूं कि अगर आप देखिए हमारी स्थिति थोड़ी सी अलग है। अगर आपको कोई रोल मॉडल मानता है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मतलब एक गायक था, आप लोग भी जानते हैं उनको, सोनू निगम। तो सोनू निगम जो हैं वो कई लोगों के रोल मॉडल हैं, मेरे भी रोल मॉडल हैं। वो कंसिस्टेंट हैं, ये नहीं कि क्षणिक आए और चले गए। अभी मैं देख रहा था एक मूवी, आप लोगों ने भी देखी होगी, धुरंधर के लास्ट में एक छोटी सी, मतलब मूवी खत्म होने के मेरे ख्याल से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले एक कव्वाली हो रही है और वो सोनू निगम ने गाई। अनबिलीवेबल। तो जो वेरिएशंस होते हैं वो लोग निकालते हैं। तो ये है, मतलब ये गिव एंड टेक है। हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो हमारे रोज के काम से प्रेरणा ले रहे हैं, बट जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सारे बच्चे कुछ ना कुछ नया नया करके भेज रहे हैं और अच्छी सी फैमिली है, बड़ी सी फैमिली है। आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड दिस इज माई ड्यूटी फॉर देम टू सेल्फ मोटिवेटेड। देखिए मोटिवेशन से याद आया तो एक बात होती है, लोग बोलते हैं ना मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, या आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आप कैसे मोटिवेट रहते हैं। मेरा वो वाला हिसाब किताब नहीं है। मेरा मोटिवेशन का मतलब ये है कि मुझे ये काम करना है, उसमें मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मन बना लिया कि मेरे को एक वीडियो करना है तो बन हो गया, उसमें मोटिवेशन कोई ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने ब्रश से ही हस्ताक्षर कर दिए और ये 2026 का मेरा पहला वीडियो है जो कि मैंने इस साल का बनाया। तो इंक वॉश कर रहा हूँ। इंक वॉश में सिर्फ 3 टोनल वैल्यू मैं यूज़ करूँगा। अभी मेरा ये लाइटेस्ट टोनल वैल्यू है और वही जो इंक है हमारा, उसी इंक को मैं लगा रहा हूँ। और इससे क्या होता है ना कि आपका कैरेक्टर पे जो लाइट पड़ रही है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। तो वो मोटिवेशन वाली बात मैं एक बार फिर से कर दूं कि एक मैंने ठान लिया कि मुझे ये एक वीडियो बनाना है, तो इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। वो वीडियो बनाना है, उसको उसका डेस्टिनेशन है, उसको बनना ही है। तो मैं लग गया, उसको बना लिया, बस बात खत्म वो प्रोजेक्टेड रहता है कि भैया हमको ये चीज़ करनी है, तो अब करनी है तो करनी है। तो ये जहाँ जहाँ पे एकदम ब्राइट स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ रही है वहाँ पे मैं अनपेंटेड छोड़ दे रहा हूँ बस। तो वो अपने आप वो लाइट का प्रभाव उसके ऊपर आ जाएगा। कोई मैजिक नहीं है। आपका ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा रहेगा ऑब्जर्वेशन के ऊपर, तो वो टोनल वैल्यू उसके ऊपर काम करेगा और वो लाइट वाइट जो भी है समस्या वो सब समाधान हो जाएगा उसका। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है। अगर आप टोनल वैल्यू के साथ खेल रहे हैं तो ये सिंपलेस्ट मेथड है कि द प्लेस यू गेटिंग हाई लाइट, मतलब कट डाउन करना पड़ता है। इतने सारे इसमें टोनल वैल्यूज़ हैं, तो आई जस्ट डू डिवाइड कर देता हूँ कि ये फर्स्ट टोन है, फिर सेकंड टोन है, फिर थर्ड टोन है। 3 ही टोन डालूंगा। अगर मैं इसके अंदर 10 टोन डाल दूँ तो ये एकदम फोटो रियलिस्टिक हो जाएगा, लेकिन उतने में हम एक और वीडियो बना देंगे आप तो अभी मैं बहुत ड्रास्टिक कोई नया टॉपिक नहीं ला रहा हूँ, बस रेगुलर कुछ काम कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी फरमाइश मेरे को भेज सकते हैं कि मुझे ना ये वाली चीज़ चाहिए। मेरे को कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, जैसे एक सजेशन है कि सर आप लाइव स्केचिंग करिए। मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा भी, लेकिन ये होता है ना कि अगर आप फेसबुक पे लाइव हैं, यूट्यूब पे लाइव हैं, तो कहीं भी कोई इंटरनेट वाली ग्लिच नहीं आनी चाहिए। तो उससे बेहतर रहता है कि जैसे मैं लाइव फिगर ड्राइंग करता हूँ, सारे बच्चे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग इन द फिगर ड्राइंग। तो मेरे को वो फिगर ड्राइंग का सेशन चलाना होता है और मैं नहीं चाहता कि मेरा कैमरा जो है ना वो शेक हो या मैं ब्रेक करूँ।
तो वो ऑटो रिकॉर्डिंग में रहता है। उसके बाद अच्छे से कंपाइल करके हम वीडियो बना लेते हैं। वो एक तरह का रेफरेंस हो जाता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी। वो कैमरा वैमरा हिलाते हैं ना तो शेकी हो जाता है। इससे पहले मेरी शेकी वाले कैमरे वाले वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें कई लोगों ने आरोप लगा दिए कि भैया कैमरा स्टैटिक रखिए। तो मैं किसकी सुनूं। तो ये सेकेंड टोनल वैल्यू है, ज़्यादा इस पे नहीं काम करेंगे। मतलब सेकेंड टोनल वैल्यू इज एक्चुअली लिटिल बिट डार्कर देन फर्स्ट टोनल वैल्यू। एक्चुअली आई एडेड अ बिट ऑफ मोर इंक इनटू दैट एंड इट बिकम्स माय सेकेंड टोनल वैल्यू। और ये ज़रूरी भी है मेरे लिए, क्योंकि जो एक ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन से ड्राइंग बनती है। तो ड्राइंग इज ऑल अबाउट लुकिंग टू समथिंग, डूइंग ऑल द ऑब्जर्वेशन, bringing into your head and then come out from your hand। इतना ये हमारी गुरु जी की वाणी है। तो वो जो ड्राइंग का प्रोसेस जब मेरे को समझाते हैं कि दिलीप देखो, हमको पहले देखना होता है, फिर देखने के बाद वो हमारे दिमाग में आता है, दिमाग में आने के बाद अपने हाथ के माध्यम से हम उसे कागज़ पे उकेरते हैं। ये ड्राइंग की प्रैक्टिस, तो ये वाली प्रैक्टिस मेरी चलती रहती है। तो दूसरे टोनल वैल्यू में ही आप देख लो कितना पॉप आउट हो रहा है। और ये स्प्लेंडर बाइक है क्या? बाइक के बारे में थोड़ा मेरी जानकारी कम है, लेकिन जब मैं सिंगापुर में था तो मेरे जो स्टूडेंट थे ना, उनके पास अद्भुत सी बाइक होती थी। एक लड़का था, वो बाइक नहीं था, वो कार था पूरा का पूरा। मतलब वो बाइक BMW की बाइक थी, एकदम एक्सपेंसिव वाली, मतलब 50 लाख की तो होगी। उसके अंदर मतलब 200 किलो का सामान लटका है और मलेशिया जा रहा है घूमने। एक से एक ज़बरदस्त बाइक मिलती थी वहाँ पे। मुझे उतना आइडिया नहीं है बाइक का। हाँ, भारत केसरी का बाइक जो है डुकाटी मैंने बनाया है। भारत केसरी आपके पास आएगा इसी वर्ष में कॉमिक, डोंट वरी। तो डुकाटी मेरे घर के नीचे ही किसी के पास था। मतलब जब मैं सनग्लेड कॉन्डो में रहता था वहाँ पे, अच्छा था। ये देखिए मैंने ब्रश का छींटा मार दिया। ये तो चीज़ें हम लोग करते थे। टूथ ब्रश से भी मैंने ऐसे छींटे बहुत मारे हैं एक ज़माने में। हालांकि कंप्रेसर हुआ करता था हमारे पास। तो ये हो गया आर्ट वर्क। तो ये बिगिनर सीरीज़ की ब्रश एंड इंक की एक छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला इसमें। तो ये रेगुलर सा मेरा एक रूटीन है। इस तरह के ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर डिज़ाइन में करता रहता हूँ। आपको भी प्रेरित कर रहा हूँ कि आप भी किया करिए। इससे काफ़ी कुछ रिदम बना रहता है। तो मेरा नाम है दिलीप चौबे और मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जहाँ पे मैं पिछले 40 साल में जो भी किया हूँ उसका ज्ञान मैं लोगों को 2 महीने में पढ़ाता हूँ। काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और ये करियर ओरिएंटेड पढ़ाई है जिसके अंदर आप सीरियसली इस आर्ट को एक करियर बनाएं। जो लोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए वहाँ से। उसके बाद 2 महीना हमसे पढ़िए, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन स्टूडेंट लेवल और प्रोफेशनल लेवल में। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में नहीं चलता है, और जो इंडस्ट्री में चलता है वो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जुड़िए हमसे, और ये हमारा नंबर है नीचे, उसको आप एक बार कॉल करिए अगर आपके कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब मिलेगा। तो यूं ही जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।